अद्य सोमवासरः शनिवासरः अथवा मङ्गलवासरः ज्येष्ठ शुद्ध प्रतिपदा दिनांक 20 मे 2023 चरक सूत्र स्थान अध्याय 7 नवेगांधारण्य शंखं चक्रं जलकान्ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन्निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोऽधिकः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। दूध अलग लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान विधारे नैर्लज्जेर्षातिरागाणाम् आ केलके अविद्यायाश्च बुद्धिमान। तो निर्लज्जता ईर्षा अतिराग अविद्या इन सभी वेगों का विधारण करे। तो वास्तव में ऐसा है कि विधारण करे यानी कि वेग उत्पन्न होने पर वो धारण करे कि निर्मूल रूप में रजो दोष के कारण ये निर्माण होते रहते हैं। तो उस पर काबू पाए ताकि ये निर्माण ही न हो। ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार परुषस्यादि मात्रस्य सूचकस्य अमृतस्य च वाक्यस्य अकालयुक्तस्य प्रारे वेग जो अति कठोर इस प्रकार का है सूचक है कि कुछ होने वाला है ये बता रहा है और खास करके अनिष्ट होने वाला है ये बताने वाला है। अमृत असत्य है और अकाल युक्त जो जिस समय में उचित नहीं है उस प्रकार के वाक्य का निग्रह करे। तो शब्द शस्त्र जैसे होते हैं और बहुत जवाबदारी से उनको बोलना पड़ता है। तो कई लोगों का कंट्रोल चला जाता है कुछ भी बोल देते हैं। तो ये ठीक नहीं है। शहादी कहाड़ी करनी नहीं, ये थोड़ा सा अलग रहेगा। कि ऐसा बुरा होने वाला है इस प्रकार से बोलना।
तो शुभ बोधले नार्या इस प्रकार के कहा जाता है, जो भी बोलना है शुभ ही बोलना है, अशुभ नहीं बोलना है। तो जिस प्रकार से आप विचार करते हैं उस प्रकार से पैशून्य में चाहड़ी के लिए आया है शब्द प्रयोग। तो उसी प्रकार से कार्य होते रहते हैं, इसलिए हमेशा हमें ये चाहिए कि हम अच्छा ही बोले, अच्छा होने वाला इसी प्रकार से बोले, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन ऑप्शन है। देह प्रवृत्तिर्या काचित् विद्यते परपीडया त्रिभोगस्तेय हिंसाद्याः तस्या वेगान विधारयेत्। तो शरीर की जो भी क्रिया जो पर पीड़ा के लिए प्रयुक्त होती है और स्त्री भोग स्त्रीय हिंसा वगैरह उसके वेग का धारण करें। तो इस प्रकार के वेग निर्माण होते हैं कि स्त्री भोग लेना या तेय चोरी करना, हिंसा वगैरह इस प्रकार से, जिससे दूसरे को पीड़ा होने वाली है, पर पीड़या। तो पर पीड़ा की भावना से ये अगर वेग उत्पन्न होते हैं तो उनका धारण करें। तो ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है कि व्यासस्य वचनद्वयम् इस प्रकार का कहा जाता है, परोपकार पुण्य पापाय परपीडनम। तो परोपकार पुण्य के लिए कारण होता है और पाप जो है वो परपीड़ा जो है वो पाप के लिए कारण हो जाती है। और पुण्य होने से अच्छे फल मिलते हैं, पाप होने से बुरे फल इस प्रकार के मिलते हैं। पुण्य शब्द विपातत्वा विपापत्वान मनोवाक काय कर्मणाम धर्मार्थ कामान पुरुष सुखी भुंक्ते चिनोति च। पुण्यः पावनः शब्दो यस्यार्थो पुण्य शब्दः भुंक्ते चिनोति च इति उत्पन्नात् अविरोधतः फलप्रयोगेन भुंक्ते चिनोति च उत्पादयति च अपरान् इत्यर्थः। तो पाप से दूर होने के कारण विपाप अथवा पुण्य शब्द विपाप होने के कारण मनोवाक काय कर्मणाम धर्मार्थ कामान पुरुषा सुखी भुंक्ते चिनोति च। तो पुरुष जो है, तो शरीर मन और वाणी इनके धर्म अर्थ काम इस प्रकार के लाने वाले, ये यही काम वही वो कर्म करता है। सुखी भुंक्ते चिनोति च, सुखी होता है, उपभोग लेता है और पुण्य इकट्ठा भी करता रहता है इस प्रकार से। तो इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि मूलतः किसी की पुण्य कर्म करने की या परोपकार करने की प्रवृत्ति होती ही है ऐसा नहीं है, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं। ज्यादातर लोगों की प्रवृत्ति सुख पाने की होती है। और उस सुख से किसी दूसरे को पीड़ा होने वाली है तो उसको उससे बचना है, ये वास्तव मूल अर्थ है। तो मैं जो भी कर्म करूंगा उससे मुझे सुख मिले लेकिन दूसरे किसी को पीड़ा न हो, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो मुझे पुण्य मिलेगा, इस प्रकार का पाप नहीं होगा वहां पे इस प्रकार के। और फिर धर्म अर्थ काम इनको मैं प्राप्त कर सकूंगा और उपभोग ले सकूंगा और ये इकट्ठा भी करता रहूंगा इस प्रकार से। लेकिन जब हमारी प्रवृत्ति दूसरे को पीड़ा हो ना हो उसका कोई मुझे संबंध नहीं है, मुझे सुख चाहिए इसलिए होती है, तो ये पाप के लिए कारण इस प्रकार की हो जाती है। जो पर पीड़ा जनन जो है वो पाप के लिए कारण हो जाता है। और कहीं ऐसा भी होता है कि मुझको तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, दूसरे को पीड़ा होने ही वाली है, लेकिन फिर भी मैं वो करता हूँ इस प्रकार से। तो ते के न जानी वहे इस प्रकार से उसके बारे में अ, भर्तृहरि ने कहा है कि खुद का स्वार्थ कुछ भी नहीं और दूसरों को पीड़ा हो रही है, तो वो तो नहीं करना है। और उन लोगों को क्या कहे,
तो केते के न जानी महे, इस प्रकार के भर्तृहरि ने उसके बारे में विवरण किया है। तो कम से कम स्वार्थ की तो चीज होनी चाहिए कि मेरा स्वार्थ है इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन स्वार्थ भी नहीं है, दूसरों को पीड़ा भी हो रही है, दूसरे का तो उपकार करने की भावना ही नहीं है। तो ऐसे हालत में ये पाप इस प्रकार का कहा जाएगा, और वो दूसरों के लिए, अपने के लिए, सभी के लिए पीड़ादायक इस प्रकार का हो जाएगा। जब मैं कल कोकण से वापस आया तो हमारी काफी चर्चाएं विविध बातों पर हुई इस प्रकार से। मैं अभी थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पे, और आगे उसको लेके जाएंगे। वैसे नैसर्गिक खेती या सेंद्रिय खेती करने वाले लोग बहुत कम है। अभी अभी परिवर्तन थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और उसका मूल कारण है कि अज्ञान है। इसके बारे में एक भीति है इस प्रकार से। और इसके दुष्परिणाम क्या है, इसके बारे में हम सजग नहीं है। तो दुष्परिणाम उनके बारे में जब जानकारी चलेगी, मिलेगी, तब शायद कुछ लोग बदलने के लिए तैयार होंगे। लेकिन ये प्रक्रिया उतनी सुलभ नहीं है, उतनी आसान नहीं है। तो जब मैंने ये प्रक्रिया शुरू की, नैसर्गिक इस प्रकार की ही खेती करना, ये करीबन 4-5 बरस चल रहा है ये सिलसिला, उससे भी ज्यादा होगा थोड़ा सा। लेकिन काफी परेशानियां झेलनी पड़ी, और मिलने का कुछ सवाल ही नहीं है। अभी सब खर्चा ही हो रहा है, इस प्रकार से है। और वो भी काफी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर है। तो मैंने कंसल्टेंसी ले ली कि एग्रो कंसल्टेंसी इस प्रकार। और पहला मेरा सवाल यही था कि यहाँ पे प्रयास करने में कोई मतलब है या नहीं है, ये सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा। तो उसका कहना था नहीं, ये सस्टेनेबल जरूर होगा इस प्रकार से। कम से कम 3 बरस लगेंगे। इस प्रकार। तो हमने काफी प्रयोग किए, पहले चावल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें खर्चा ज्यादा और आमदनी कम इस प्रकार के। और भात भी जो मिलेगा, चावल मिलेगा, वो भी अच्छी क्वालिटी का जो हम खाते हैं वो नहीं मिल रहा इस प्रकार। और फिर ये जब मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण हुआ, तब आंखें काफी खुल गई कि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैंने पिछले बरस में मक्खियाँ मेरे खेत में देखी थी, तो मुझे लगा कि हाँ, इनको हमारा खेत पसंद आया है, तो निस्संशय हम नैसर्गिक खेती कर रहे हैं, ये इसका सबूत है। इस प्रकार से मक्खियाँ यहाँ पे अपने आप आ गई इस प्रकार से। लेकिन उनका पालन करना, ये सोच रहा था, लेकिन हो नहीं रहा था इस प्रकार। गाय पालन करने वाले बहुत सारे लोग हैं अभी। और वो सभी मुनाफा केवल घी से पाने की कोशिश करते हैं, और इसलिए घी की प्राइस बढ़ती गई, गाय की घी की। और 1500, 2000, 2500, 3000, उससे भी ज्यादा इस प्रकार से लोग ले रहे हैं, और लोग देने वाले भी है। ये भी अजीब बात है इस प्रकार। तो मैंने सोचा था कि केवल इस प्रकार से नहीं करेंगे कि केवल घी ही एक मकसद रहे, ये इस प्रकार का नहीं रहेगा। तो खेती में क्या कर सकते हैं, पिछले बरस हमने हल्दी लगाई थी, लेकिन वो इतनी कम आई कि हमारे घर के लिए भी काफी नहीं। तो उसका कहना था कि बीज अच्छा नहीं था, जो अंकुरित हो इस प्रकार की बहुत ही कम हल्दी थी, और इसलिए ये घाटा हो गया। अब इस बरस में हम थोड़े सजग है, 2-3 जगह से यह भी पता चला है कि किस प्रकार की चाहिए, वो भी बोएंगे। फिर मुझे सुझाव मिला कि हल्दी बहुत लोग कर रहे हैं, और उतनी डिमांड नहीं है। तो बेटर ऑप्शन है कि आप अदरक का प्रयोग करो, अदरक लगाओ, वो 12 महीने लगता है, और शुंठी भी बना सकते हैं इससे। तो अभी मैंने अदरक और ये दोनों लगाने की निश्चय किया।
अब बात ये हुई कि चावल नहीं करना चाहते तो रागी या नाचनी ये करेंगे, ये मैंने अ, सोच लिया। तो उसका और फिर नैसर्गिक खेती के लिए सूर्यफूल और सरसों सरसों ये फूल अहम है। और वैसे सरसों आसानी से आ जाता है, उसके लिए एक ज्यादा तकलीफ नहीं पड़ती। एक महीने में फ्लावरिंग उसका शुरू हो जाता है। और सूर्यफूल का भी अजीब है माहौल। हमने जिनसे सीखा उन्होंने केवल 10 गुंठे में सूर्यफूल लगाया था, उनको 300 किलो सूर्यफूल बीज मिला इस प्रकार, जो 300 रुपये के भाव में उन्होंने बेचा प्रकार। तो उसकी खेती कैसे करेंगे ये मैं सोच रहा था। और फिर मैंने एक नई कल्पना वहां पे लड़ाई। हमारे यहाँ काजू ज्यादा क्षेत्र में है, 795 कर कम से कम 800 काजू के पेड़ है और 85 आम के पेड़ है। तो सीड बॉल्स बनाए। इसमें सूर्यफूल के बीज, मोहरी या सरसप इसके बीज, तिल के बीज और कुष्मांड के बीज या लाल भोपड़ा इसके बीज, ये इसमें डाल के लड्डू सुखा के वो जहाँ जहाँ पे ये काजू और आम्र है वहाँ पे वो बो देंगे, उनको फेंक देंगे, फिर बाकी कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो अपने आप अंकुरित हो जाएंगे बरसात के मौसम में। तो मैंने पहली बार ये प्रयोग किया है। अभी ये सभी पौधों के मूल क्षेत्र में ये इस प्रकार के लड्डू डाले जाएंगे बीज के। और फिर कुष्मांडा और लाल भोपड़ा जो है वो मिलेगा। कुष्मांडा का हमने ये सांगे बताते हैं, उसमें लाचा और ये डाल के हल्दी हींग वगैरह डाल के तल के खाए जाते हैं, लेकिन शायद रोज करने की भी कोशिश करेंगे। तो ये हेल्दी है। तो वो एक बात हो सकती है। कुष्मांडा रस के साथ कल्प बना सकते हैं, शतावरी कल्प जैसा, वो मेध्य है। ये भी एक बात हो सकती है। वैसे हल्दी और अदरक ये तो बेचे जाएंगे। नाचनी को भी बेच सकते हैं, कितने बड़ा पैमाने होगा वो देखेंगे। वैसे तिल भी अच्छा है, उसके फूल भी अच्छे हैं, तो वो भी अट्रैक्ट करते हैं। और तिल मिलेंगे तो तेल निकालेंगे उसमें से। जो पेंड है वो गाय के लिए जाएगी इस प्रकार से। दूध बढ़ता रहता है तो दूध का घी बनाएंगे, मलाई निकाल के उसका मलाई का घी बनाएंगे और शेष दूध का श्रीखंड बनाएंगे। रसाला जो ग्रंथों में वर्णित है वो कर सकते हैं इस प्रकार से। तो उसकी शेल्फ लाइफ बन सकती है। उसमें जो मस्तू निकलती है उसका मसवा तो बनाते हैं। अभी मैंने काजू के फल होते हैं, रसीले होते हैं, और पारंपरिक पद्धति से उसका मध्य बनाया जाता है फेणी करके। तो हमें तो इसमें दिलचस्पी नहीं थी, तो हमने आचो बनाया उसका। और एक अग्निकृत, ये एक संज्ञा है काजू के लिए, तो उसको अग्निकृत आचो इस प्रकार से नाम रखा है। अभी करीबन 80 लीटर काजू का ये बनाया है, आचो बनाया है। तो मैं क्लिनिक में प्रयोग करता रहूंगा इस प्रकार। वैसे कड़ी पत्ता या कैटरिया का भी आचो बन सकता है, वो भी मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए और करने के लिए। कुमारी आचो भी बन सकता है। और फिर मधुमक्खी पालन करेंगे तो मध मिलेगा, वो भी बेच सकते हैं, तो हमारे क्लिनिक में प्रयोग में ला सकते हैं। और फिर पर्यटन के बारे में भी सोच रहे हैं। वहाँ जो पर्यटक निवास बने थे उसमें करीबन 10-12 लोगों के रहने की सुविधा है, अच्छी है वो हमने उसकी मरम्मत करवाई। पेंटिंग वगैरह सब नया किया इस प्रकार से।
तो इस सप्टेंबर से कुष्मांड पापड कसे बनवायचे मस्तूचा काय करायचं प्लीज. पापड नहीं है सांडगे बोलते हैं. कुष्मांड किस बनाते हैं उसका जो बोलते हैं ग्रेटेड इस प्रकार से. उसमें से थोड़ा पानी निकालेंगे तो भी चलेगा, नहीं चलेगा तो भी चलेगा. और फिर उसमें हल्दी, हिंगू, भेंडी थोड़ी इसी प्रकार से करके डालेंगे. फिर मिर्च, नमक और उसको सुखाते हैं, छोटे छोटे बना के सुखाते हैं. तो ये तलने में अच्छे होते हैं. और लाजा इसमें प्रमुख है. लाजा तो लाजा पानी सोख लेता है इसमें. और लाजा होने के कारण पथ्य और कुष्मांड होने के कारण पथ्य है. आप मिर्च जितना डालोगे उतना वो तीखा बनेगा, ज्यादा मिर्च डालने की आवश्यकता नहीं. उसकी सब्जी भी बनती है. तो एक हेल्दी चॉइस है कुष्मांड से लेकर. और जो थोड़ा स्वरस निकलेगा उसको 4 गुना शर्करा डाल के उसका कल्प बना सकते हैं. ये भी एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा. और मस्तू जो है वो चक्का बनाते समय उस दही को टांगना पड़ता है वस्त्र में, और फिर जो पानी निकल जाता है वो मस्तू है. उसमें कम से कम 400 ग्राम 1 लीटर मस्तू में शक्कर डालनी है, गुड़ डालना है. और फिर धायटी फूल, धारपति फूल डालने हैं. और फिर आसो बनाना है उसका. तो तद्वन्मस्तु सरम स्रोतशोधि विष्टम्भजित लघु. ये स्रोतशोधि और विष्टम्भजित लघु है. रुद्रोक, सामावस्था इस प्रकार में प्रयोग किया जा सकता है. तो ये सभी बाय प्रोडक्ट इस प्रकार के रहेंगे. और फिर पर्यटन भी रहेगा. तो पर्यटन में मैं सोच रहा हूँ कि वैद्यों की सहायता शुरू में ले लूं. मेरे काफी छात्र पूरे महाराष्ट्र में और अन्य देशों में भी है. तो उनके लिए एक पर्यटन हो जाएगा. 2 या 3 दिन वहां पे रहेंगे. तो नैसर्गिक वातावरण का अनुभव ले सकते हैं. ये सभी खेती के बारे में देख सकते हैं. प्रयोग जो है वो जिनकी खुद की खेती है. विष्टम यानी कि मलावष्टम प्रकार मलावर. खास करके जिन वैद्यों की या छात्रों की खेती है वो जरूर ये आकर देखे और फिर अपने अपने जगह इसके लिए कोशिश करें. मैं चाहता हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा फैले इस प्रकार से. और जिनके पास पैसे है, खेती करने की इच्छा है, वो शायद खेत खरीद भी सकते हैं और ये सब बातें कर सकते हैं. तो पैकेज देंगे हम 2 दिन का, 3 दिन का इस प्रकार से रहने के लिए. और 2 कपल्स वैद्यों के और उनके शिष्य, ये 10-12 लोग होंगे तो आसानी से वहां पे 2-3 दिन के लिए रह सकते हैं. और फिर उनके लिए एक पर्यटन टूरिज्म इस प्रकार का हो जाएगा. और काफी मार्गदर्शन खेती से मिलेगा कि कैसे करना है, क्या करना है इस प्रकार से. नाशिकला शेती घ्यायचा विचार आहे. जरूर मिलेगा. वैसे मार्गदर्शन करने वाले काफी लोग हैं. लेकिन मैंने जो प्रयोग किए हैं उसके मुताबिक मैं तो बता सकता हूँ. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एक बार खुद देखेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा. ये गांव जो है वो गणपतिपुळे के नजदीक है. यहाँ पुणे से 320 किलोमीटर पर अंतर पर है. 7 घंटे लगते हैं कम से कम. और गणपतिपुळे काफी फेमस प्लेस है. गणपति का मंदिर है. और दूसरे भी वहाँ समुंदर किनारा नजदीक है. 17-18 किलोमीटर पर गणपतिपुळे वैसे भी समुंदर किनारे पे है. और बाकी सिद्धिविनायक टेम्पल वगैरह बाकी भी चीजें हैं. तो पर्यटन में ये सभी बातें आ जाएगी कि यहाँ पे विजिट करना. और फिर
उसका आस्वाद लेना, निसर्ग का आस्वाद लेना यहाँ पे इस प्रकार से। और मैं मुख्य रूप से चाहता हूँ कि लोगों में ये फैला हो जाए। अभी मैं दूसरा एक तरीका सोच रहा हूँ, वो कामयाब होगा ऐसा मुझे विश्वास है कि प्रोफेशनल्स जो भी है, व्यावसायिक जो भी है, डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, या फिर वकील हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, ये सभी जो व्यावसायिक है, उनकी शुरू की अवस्था काफी डिफिकल्ट हो सकती है। अगर घर में साथ नहीं है, कर्जा उठाना है और फिर सेटल होना है अपने अपने क्षेत्र में, तो शुरू में स्ट्रगल रहता है। लेकिन एक 10-12 बरसों के बाद ये प्रायः सेटल हो जाते हैं, आमदनी अच्छी रहती है। और उनकी जो जरूरतें हैं, मकान अच्छा हो, अच्छी जगह पे हो, कार हो, वगैरह वगैरह, ये एक बार पूरी हो गई, तो फिर उनके पास पैसा रहता है, कैश भी रहती है और बैंक अकाउंट में भी पैसा रहता है। तो कैश का क्या करेंगे, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है। उसका उपभोग लेना या उसको दान करना, ये दो ही तरीके हैं। नहीं तो उसका नाश हो जाता है। दानम भोगो नाशत तिसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न दाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, ये बहुविधि, ये भर्तृहरि का श्लोक है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जिनके पास कैश है, इस प्रकार के काफी लोग हैं, व्यवसायिक जो है वो, और वो वहाँ कैसे क्या प्रयोग करेंगे उसका, ये उनके लिए एक समस्या है। और दूसरी जगह बहुत बड़ा समाज ऐसा है कि जिनके पास पैसे नहीं है। वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं इस प्रकार। तो मेरा सुझाव है कि इसमें निवेश करो इस प्रकार। एक तो विभिन्न प्रकार से निवेश हो सकता है, पैसों में निवेश हो सकता है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा है तो काफी ऑप्शंस आपके लिए उपलब्ध है, और म्यूचुअल फंड से लेकर इक्विटी फंड, डेट फंड, वगैरह वगैरह इस प्रकार से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने वाले भी लोग हैं। लेकिन जो कैश है, उसके लिए ऑप्शन ज्यादा नहीं है। तो हमारे व्यावसायिक या दूसरे व्यावसायिक जिनको जरूरत है पैसों की, उनको वो कैश दे सकते हैं। और अगर चाहे तो उनसे वापस भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव है कि केवल 5% ब्याज पूरे रकम पर लेना है, अंत में लेना है। 5 लाख का लिया है तो 25,000 उसके ऊपर उसको लेने हैं, तो उसके लिए वो दान हो जाएगा 25,000 का जो है। और बैंक से अगर ये उठाता है तो 8-9%, 10% तक इंटरेस्ट जाता है, वो बच जाता है उसके लिए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से जिसको जरूरत है और वो जो मदद कर सकता है, ये दोनों मिल सकते हैं एक दूसरे से। और फिर हमें पता चलता है कि हाँ, इसको जरूरत है, मेरे पास पैसे हैं तो मैं दे सकता हूँ इस प्रकार। तो ये ऋण श्रृंखला मैं बता रहा हूँ कि आगे चलकर वो दूसरे को इस प्रकार के ऋण देता रहेगा, वो तीसरे व्यक्ति को देगा इस प्रकार से। तो समाज में बहुत सारे लोगों तक ये पैसा पहुंच जाएगा। पैसा इकट्ठा संचित रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो चलते रहना चाहिए। एक से दूसरे के, दूसरे के तीसरे से हाथ हाथ में चले जाना चाहिए। और हमारी जरूरतें जब पूरी हो जाएगी तो ये बात हो सकती है। उसी में हम इसके बारे में भी जिक्र करेंगे कि आरोग्य में निवेश करो। तो नैसर्गिक या सेंद्रिय ही खाओ। लोग कहते हैं वो महंगा है, तो मैं कहता हूँ ये महंगा होगा भी, तो भी ये इन्वेस्टमेंट है, ये गुंतवणूक है, ये खर्चा नहीं है। अगर हम आजन्म आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य पाएंगे तो हमारे पैसे वसूल हो गए।
तो इस प्रकार से अगर सोचेंगे तो लोग इसकी तरफ मुड़ेंगे। और जितना ये नैसर्गिक खेती या सेंद्रिय खेती का क्षेत्र बढ़ता जाएगा, वो सभी के लिए फायदेमंद होगा। केवल मानव जाति के लिए ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जमीन, पानी, इन सभी के लिए ये फायदेमंद होगा। निसर्ग का संतुलन रहेगा, पर्यावरण सुधरेगा इस प्रकार से। लेकिन अभी किसानों की हालत बहुत बेकार है। और वो कर्ज से घिरे हुए इस प्रकार से है, तो उनको बाहर निकालने के लिए एक दान श्रृंखला भी कर सकते हैं। कि मेरे पास पैसे है, किसी किसान को गाय चाहिए, तो हम उससे कुछ चंदा लेना चाहिए, उसको कुछ खर्च करना चाहिए। 50,000 की गाय है तो कम से कम उसको 10,000 तो देने हैं। बाकी 40,000 इकट्ठा किए जा सकते हैं। और फिर उसको वो गाय खरीद सकता है। एक बार गाय खरीद हुई तो फिर दूध और ये गोमय गोमूत्र, ये सब प्रोडक्ट्स मिलते रहते हैं। उससे नैसर्गिक खेती को चालना मिलती है। हमने भी गाय रखी है, गोबर गैस प्लांट चलाया है, ये जीवामृत बना के देते हैं और कंपोस्टिंग भी करते हैं इस प्रकार। तो ये सब माहौल 4-5 वर्षों में उभरा है। मैंने 2 गाय खरीदी थी, अब मेरे पास 9 गायें हैं और 2 उसमें से गाभण है। तो इस बरस में और 2 गायें उसमें ऐड हो जाएगी इस प्रकार से। तो फिर ये दान श्रृंखला में ऐसा हो सकता है कि उसके पास 3-4 गाय हो जाने पर वो गाय दान दे सकता है, एक गाय इस प्रकार से। नहीं तो किसी को दूध दे सकता है, जिसने दी है वो अगर संपर्क में है तो उसको रोजाना दूध दे सकता है इस प्रकार। तो ये दान श्रृंखला इस प्रकार की है। और अंततः केवल दान की जो कुछ नहीं दे पाएगा, उसको अगर मदद मिल जाती है तो उसके लिए फायदा होगा इस प्रकार से। तो हमें आरोग्य में निवेश करना है। ये बात अहम है। तो मेरे उस सिंपोजिया में हम सभी व्यवसायिकों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर वैद्य तो है ही, लेकिन इसके बावजूद वकील हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, वगैरह वगैरह, काफी लोग हैं इस प्रकार। सेल्फ एम्प्लॉयड इस प्रकार के हैं। तो वो इसके बारे में जानेंगे, वो ऋण श्रृंखला, दान श्रृंखला के बारे में जानेंगे। तो समाज में जिनको मदद चाहिए उनको मदद मिल जाएगी। और ये अपनी सभी जरूरतें पूरी करके ये कर रहे हैं, तो उनको कोई घाटा इस प्रकार का नहीं है। समाधान मिलेगा इस प्रकार से, दूसरों का मदद करने का इस प्रकार से। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस प्रकार का सिंपोजिया पुणे में आयोजित करेंगे, मे बी जून जुलाई इस प्रकार से। एक करेंगे, 2 करेंगे, देखते हैं। और फिर सितंबर से वहां पे पर्यटन शुरू करेंगे। तो सितंबर से फरवरी तक अच्छा सीजन रहता है, फिर गर्मी बहुत बढ़ जाती है। और ये मधुमक्खी का पालन, नैसर्गिक खेती या केंद्रीय खेती हो जाएगी तो मधुमक्खी का पालन अवश्य कर सकते हैं, उनके लिए कोई खतरा नहीं। तो फिर पॉलिनेशन बढ़ता है, उसके जरिए उत्पादन बढ़ता है और मध भी मिलता है, ये भी बात होती है। तो बहुत सारे तरीके से पैसा कैसे पाएंगे, पैसा कैसे कर पाएंगे उसका, ये अगर सोचते हैं संपत्ति। तो केवल मुझे घी बेचना है, केवल मैंने कुमारी लगा दी है, अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ उसका, कोई लेकर जाए तो खरीद के लेकर जाए, ये सोच रहा हूँ, ये नहीं होगा इस प्रकार। मुझे खुद उपाय ढूंढने होंगे। किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में, थोड़ा मार्केटिंग देखना पड़ेगा इस प्रकार से। और डायरेक्ट ग्राहकों तक हम पहुंचते हैं तो अच्छा माहौल इस प्रकार का बने। और साथ में इस प्रकार का पर्यटन सभी जगह शुरू हो जाए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो पूरे समाज में परिवर्तन आएगा।
हमारे लिए फायदेमंद तो है ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन पूरे समाज को इससे फायदा होगा, इस दृष्टि से मैं देख रहा हूँ। तो धर्मार्थ कामान पुरुषः भुंक्ते चिनोति च। धर्म, अर्थ और काम, ये जो तीन पुरुषार्थ हैं वो इसका उपभोग लेता है। पुण्य वो संचित करते रहता है। और खास करके ऋण श्रृंखला, दान श्रृंखला, दान से पुण्य का संचय बहुत अच्छा इस प्रकार का होता। तो कम से कम अगला जन्म दुखमय न हो तो आनंदमय हो, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो मेरा सुझाव रहेगा, मैं प्लानिंग करूंगा और फिर ये सिंपोजिया जो है वो करेंगे पुणे में या पुणे के नजदीक, इस प्रकार से करेंगे। वैसे मुझे वो सोनाली शिंदे का खेत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वहां पे ये सब है इस प्रकार से। और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, 30 किलोमीटर के फासला इस प्रकार का है। तो एक दिन का करेंगे, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक इस प्रकार से। तो काफी अच्छा इस प्रकार का होगा। और फिर ये सितंबर से पर्यटन कोकण में शुरू करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि वैद्य, उनके छात्र जिनकी खेती है खास करके, वो उसमें शामिल हो जाए। बाकी जिनकी जिनकी खेती है, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, बाकी कुछ हो, इस प्रकार से वो भी शामिल हो जाए। और नैसर्गिक खेती के बारे में, आरोग्य के निवेश के बारे में जानकारी ले ले, निसर्ग में रहे इस प्रकार से। तो ये ज्यादा अच्छा माहौल इस प्रकार का बनेगा। तो कल मैं जब गया था तो ये सीड बॉल्स की कल्पना मेरे मन में उसी समय में आई, जाते वक्त थी, जाने से पहले ही आई थी। तो इम्प्लीमेंट हो गई अभी, अब पूरे खेत के लिए इस प्रकार से करेंगे। और वैसे सूर्यफूल और मोहरी या सरसों, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लगाना है। बाकी भी हमने पौधे लेके गए हैं, फूल झाड़ इस प्रकार से, 12 महीने फूल देने वाले इस प्रकार के पौधे चाहिए। तो उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारा इलाका होगा, मेरा खेत जहाँ पे होगा, वहाँ पे क्या आता है, किसको मार्केटिंग है, किसके लिए मार्केटिंग उपलब्ध है, वगैरह वगैरह हमें खुद देखना पड़ेगा। ये एक रोल मॉडल हो गया, लेकिन कोई कोकण नहीं दूसरे किसी जगह पे कर रहा है, तो उसके लिए वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के उपज कैसी है, वगैरह के बारे में सोचना है। और वैसे मधुमक्खियाँ सभी जगह कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सनफ्लावर कल्टीवेशन इज बैंड इन आवर एरिया। कहाँ पे है ये? और क्यों बैन किया है? तो अभी मुझे एक बड़ा आश्चर्य है कि सनफ्लावर ऑयल बहुत लोग खाते हैं यूपी में। कनौज, ओके। तो कारण क्या है, ढूंढो। वैसे हम सनफ्लावर की खेती नहीं कर रहे हैं। बेसिक मेरी खेती काजू और आम की है। सनफ्लावर केवल मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करने के लिए, और एक साइड प्रोडक्ट बन जाता है, उसके बीज जो है वो साइड प्रोडक्ट बन जाता है। केवल सनफ्लावर की खेती करेंगे तो मालूम नहीं है उसके बारे में कैसा होता है, क्या होता है। लेकिन सनफ्लावर ऑयल रिफाइंड बहुत बहुत बड़े पैमाने पर बेचा जाता है, लोग खाते भी है। और एक्सेसिव वाटर रिक्वायर्ड। तो हम तो करेंगे, केवल बरसात में करेंगे। बरसात में कोकण में बहुत पानी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ज्यादा से ज्यादा दिसंबर तक ये करना है, फिर वो छोड़ देना है, वो बीज इकट्ठा करके रखना है। बीज अ, हमें जितना चाहिए उतना रख लेंगे, उतना बाकी बेच देंगे, उसका तेल बनाएंगे, ये बाकी सब चीजें हो सकती है इस प्रकार से। और फेब्रुवरी के आगे खेती में कुछ नहीं करना है। गर्मी का मौसम होता है, पेड़ पौधों के लिए पानी आवश्यक रहता है। तो खेती जो चलेगी वो जून से फरवरी तक चलेगी। फिर काजू और आम इकट्ठा होते रहते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, इस प्रकार से।
तो उनका संकलन करना, ये भी कुष्मांडा आएगा, उसका प्रोसेसिंग करना, हल्दी का प्रोसेसिंग करना, ये सभी बातें इसमें हो सकती है। खेती साक्षात नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट्स डेवलप हुए हैं, मिले हैं, उनको फाइनल टच इस प्रकार से दे देंगे। तो ये अच्छी बात इस प्रकार से बनेगी। मैंने जब पैशन करके शुरू किया था, तो बहुत लोगों ने ऐसा कहा था कि ये पैसा डाल रहे हो, पैसा डाल रहे हो, कुछ निकल नहीं रहा है, इस प्रकार से तो मूर्खता है इस प्रकार से। लेकिन फिर मैंने सोचना आरंभ किया कि कैसे उसको सस्टेनेबल बनाएंगे इस प्रकार। तो अभी काफी तरीके सामने आ रहे हैं कि जिसके जरिए हम पैसा कमा सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और पहले तो कम से कम जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है, वो भी काफी है। वो भी करीबन 1 लाख रुपए हर महीना, इतना रिकरिंग एक्सपेंसेस, तो वो तो वसूल होने चाहिए। और फिर आगे चलकर जो मुद्दल है, मूल, वो हम उसमें उसको कैसे करेंगे, ये आगे सोचेंगे। लेकिन एक बार पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो अगले बहुत सारे वर्षों में ये पैसे कमा सकेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी को इसके बारे में जानकारी मिले, तो अपने अपने तरीके से सभी इसमें योगदान दे दे। तो अभी ये सिंपोजिया, और बाद में टूरिज्म, इसके बारे में बताएंगे। तो सभी आप इसमें जरूर शामिल हो जाए। 2-3 दिन का समय निकालना आवश्यक है। शनिवार रविवार सोमवार ऐसा हम कह रहे हैं, नहीं तो शुक्रवार शनिवार रविवार, लेकिन रविवार वापिस जाते वक्त काफी भीड़ होती है, तो बेटर ऑप्शन शनिवार रविवार सोमवार इस प्रकार का रहेगा। और फिर एक अच्छा पर्यटन हो जाएगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, काफी जानकारी मिलेगी, और अपने अपने यहाँ पे कर सकेंगे। ये महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार का है। तो देखते हैं, इसको आगे लेकर जाएंगे इस प्रकार का। ये शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी, देह व्यायाम संख्याता मात्रयातां समाचार। तो शरीर चेष्टा जो इष्ट है या इष्टा, स्थैर्यार्था बलवर्धिनी, स्थैर्य के लिए जो इष्ट है और बलवर्धन करने वाली है। देह व्यायाम संख्याता, जो देह व्यायाम नाम से बताई जाती है। मात्रयातां समाचार, उसका उचित मात्रा में सेवन करें। तो व्यायाम के बारे में बहस शुरू हुई यहाँ पे। कि शरीर चेष्टा, शरीर की क्रिया, या च इष्टा स्थैर्यार्था, जो स्थैर्य के लिए इष्ट है इस प्रकार से, बलवर्धिनी और बल वर्धन करने वाली है। ये शीत उष्ण वगैरह इस प्रकार के द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता व्यायाम से आती है। तो ये देह व्यायाम इस प्रकार की बताई गई है। मात्रायाताम समाचरित, और योग्य मात्रा में उसका सेवन करें। तो ये महत्वपूर्ण है कि योग मात्रा में इसका
योग्य मात्रा में इसका सेवन इस प्रकार से करें। क्योंकि बात ऐसी है अति व्यायाम होने से भी काफी नुकसान होता है, व्यायाम बिल्कुल न करने से भी नुकसान होता है। तो व्यायाम होना जरूरी इस प्रकार का है और योग्य मात्रा में जिस व्यक्ति को जिस प्रकार का व्यायाम चाहिए वही वो करता रहेगा तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा उसको फायदा जरूर मिलेगा। तो नियमित रूप से व्यायाम और योग ये दोनों वास्तव में करने, योग के बारे में यहाँ पे बहस नहीं है, लेकिन हाँ, योगे मोक्ष च सर्वासाम वेदानानाम अवर्तनम मोक्ष निवृत्ति निश्शेषा योगो मोक्ष प्रवर्तका। योग जो है वो मोक्ष की तरफ लेके जाने वाला। अभी हमने जो एक वर्कशॉप लिया था आयुर्योग के बारे में, पुणे में हुआ संपन्न हुआ, काफी अच्छा रिस्पांस मिला उसको और करीबन 60-64 लोग शामिल हो गए थे तो ये कंसेप्ट नहीं थी कि आयुर्योग इस प्रकार से आयुर्वेद और योग का मिलाप। फिर उसके बारे में अभी बहस चल रही है कि हम हमारे शास्त्र में कुछ कमी है क्या, इसलिए हम योग को जोड़ना चाहते हैं इस प्रकार के कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मैं कमी वगैरह की बात नहीं करता धीधैर्यात्मादि विज्ञान मनोदोषो शुद्धम परम, ये बताया गया है हमारे यहाँ। लेकिन कैसे करें, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे एक तो मुझे खुद ज्ञान होना चाहिए धीधैर्यात्मा आत्मादि विज्ञान, वो भी मुश्किल है। और ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि मैं दूसरे दूसरे को संक्रमित कर सकूंगा, तो वो मानसिक विकारों से मुक्ति पाए अब ऋषिकेश कहता है कि मानस हमारा अंग ही नहीं है, वो बात छोड़ो काफी सूत्र इस प्रकार के हैं, मानस ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी चरकाचार्य खुद बताते हैं। तो हमारा अंग नहीं है ये तो मूर्खता है, हमारा अंग है ही, इसमें संदेह की बात नहीं है इस प्रकार से। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर हम मन के ऊपर काबू कैसे पाएंगे, ये जो अभी तस्या वेदांत विधारयेत वगैरह इस प्रकार की बात आई है, कैसे विधारण करेंगे। तो चले वाते चलन चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, अगर वायु का निरोध करते हैं तो मन पर नियंत्रण आ जाता है, ये एक अच्छा तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि योग से हम जोड़ पाएंगे आयुर्वेद के लिए वैसे ये दोनों साथ में थे। और सुश्रुताचार्य का जो कहना है कि जो मैं शारीर बता रहा हूँ वो विशेषाम योग्य नाम अभी, वैद्यों के लिए और योगी लोगों के लिए भी बता रहा हूँ इस प्रकार। और आयुर्वेद का अवतरण ही योग से हुआ है, अतः शरणम चक्रम ददृश ध्यान चक्षुषा इस प्रकार का। तो हमें योग करने में ऐसी क्या आपत्ति है हमारा ही कल्याण होगा, उसमें तो बुरी बात कोई है ही नहीं इस प्रकार से। अब आयुर्वेद से उसको जोड़ना नहीं जोड़ना अलग बात हो लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर आयुर्वेद से योग जोड़ा जाए तो न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए ये अहम कदम इस प्रकार का होगा और पूरा समाज हम स्वस्थ कर पाएंगे, स्वस्थ रख पाएंगे इस प्रकार। क्योंकि ये मानसिक भाव जो है वो काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार के हैं और साइकोसोमेटिक डिसीजेस की संख्या बढ़ रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आयुर्वेद और योग को साथ में आगे बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य के लिए, रोग मुक्ति के लिए और अंतिमतः मोक्ष के लिए। जो नहीं चाहता है मोक्ष के लिए वो छोड़ दे, लेकिन कम से कम आरोग्य संपन्न दीर्घायु तो प्राप्त करे। तो उस दृष्टि से योग को देखना, आयुर्योग को देखना ये एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा और वो भी बहुत ही अच्छा रहा जो कार्यशाला हमने रखी थी, वो उसके होते रहेंगे क्योंकि ये कल्पना का मुझे विस्तार करना ही है। तो आगे आगे ये दोनों तरीके से चलता रहेगा और मुझे तो संहिता लिखनी है, तो उसके लिए मुझे तो इन सभी के बारे में सोचना ही है, इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं। तो ठीक है, आगे इस प्रकार से बढ़ें। 20 है का 30 हो गया।
देह व्यायाम संख्याता मात्रयातां समाचरे। तो उचित मात्रा में इस व्यायाम का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण है। लाघवं कर्म सामर्थ्यं स्थैर्यं दुःख सहिष्णुता दोषक्षयोनिवृद्धिश्च व्यायामादुपजायते। तो लाघवं कर्म सामर्थ्यं दिक्तोग्निर्मेधस्य क्षयः विभक्तघनगात्रत्वं व्यायामादुपजायते। ये वाग्भट ने थोड़ा सा अलग किया है उसमें। योग एक कॉन्टेम्पररी साइंस है। हमें डिटेल्स योग दर्शन से हमें मिलते हैं, हमें मिलते हैं। सही है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक साइंस का भी प्रयोग करना चाहते हैं आयुर्वेद के लिए, जैसे हमने त्रिस्कंद कोश या प्रातिपदिक कोश के लिए काम किया, तो हमें योग से क्या नफरत होगी? बिल्कुल नहीं है। लोग एलोपैथी जोड़ना चाहते हैं, उससे तो बेहतर योग है। जो हमारे ही प्राचीन भारतीय शास्त्र है, इंटीग्रेटेड विचार करने वाले बहुत लोग हैं, और उनका एक पक्का विश्वास है कि एलोपैथी के बिना आयुर्वेद समझेंगे नहीं, हम इस प्रकार से लोगों को समझा नहीं पाएंगे। उससे तो बेहतर है कि हम योग करेंगे, योग समझेंगे तो आयुर्वेद अच्छा समझेंगे, और योग भी अच्छा समझेंगे, आयुर्वेद के जरिए योग भी अच्छा समझेंगे। पातंजल योग सूत्र मैं पढ़ता हूँ तो आयुर्वेद की दृष्टि से पढ़ूंगा, और कोई योगी आयुर्वेद को पढ़ेगा तो वो योग की दृष्टि से पढ़ेगा। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इस प्रकार की नहीं है इसमें। शत षट सहस्त्र अध्याय तो आयुर्वेद में रिकमेंडेड है, लेकिन अभी जो उपलब्ध है वांग में, उसके उसी के सहारे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो समझ लेते हैं कि बहुत बड़ा था आयुर्वेद, विस्तार पूर्वक था, और अभी नहीं है, तो उसमें शायद बातें होती होगी। षट शास्त्र दर्शन शास्त्र जो है षट, वो शायद तुम बता रहे हो, तो ठीक है। सर्व सारोहार्षदम इदम शास्त्रम, ये सुश्रुताचार्य बताते हैं। आई एम पार्ट ऑफ सेल्फ फार्मिंग ग्रुप yet doing it for self use of vegetable. ओके, अच्छा है। उसको बढ़ाएंगे कैसे? टेरेस गार्डनिंग के बारे में मैं सोच रहा हूँ। हमारी खुद टेरेस गार्डन है, उसमें भी काफी प्रयोग करते रहे हैं। वहाँ ये स्टिंगलेस मधुमक्खी जो है वो पालन कर सकते हैं, तो मैंने बताया है उनको, मुझे चाहिए वो पेटी इस प्रकार से, और फिर उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मुझे पता चला कि मधुमक्खी पालन के लिए इनमें सजगता नहीं है। जो नैसर्गिक खेती या सेंद्रीय खेती कर रहे हैं, उनको भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और शायद ये सुभाष पालेकर का खुद का कहना है कि हमें मत से कोई मतलब नहीं है, शहद से मतलब नहीं है, वो उनका खाद्य है, हम क्यों उनको छीने वगैरह इस प्रकार। ये ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब में मत हजारों साल से प्रचलन में परमावशद है, तो हमें तो मत चाहिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, और अहिंसक है। तरीका जो है वो अहिंसक तरीका है, उसको कुछ तकलीफ नहीं होती है, वो बनाते रहते हैं। उनके जो ये जो काफी मद है वो हम रखते हैं, वो नहीं चुराते, वो वैसे ही रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हम कुछ पाप कर्म कर रहे हैं। फिर भी जब तक इसका इस प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं होगा, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा समाज में। तो इसके बारे में सजगता निर्माण करना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। लाघवं कर्म सामर्थ्यम, तो लघुता ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है व्यायाम के बारे में। और फिर व्यायाम करने से शरीर में लाघव इस प्रकार का निर्माण हो जाता है। कर्म सामर्थ्य कि विविध विभिन्न प्रकार के कर्म करने के सामर्थ्य हमें प्राप्त होते हैं। ये कर्म सामर्थ्य अभी घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पुराने जमाने में 100 किलो का
बोझा रहता था और वो लोग उठाते थे, 100 किलो उठाते थे, फिर वो 50 किलो पर आया, अभी 25 या 20 किलो पर आ गया है। उतना सामर्थ्य ही नहीं रहा। बीच में ये वड़ा पाव आ गया। शुरू के जमाने में ये जो हमाल लोग हैं, वो जलेबी और दूध ये नाश्ता करके जाते थे और शाम को वापस आने के बाद खाना खाते थे। तो ये हेल्दी आइटम थे इस प्रकार से, जलेबी और दूध इस प्रकार। उसकी जगह अचानक वड़ा पाव ने ले ली, महाराष्ट्र में तो ये वड़ा पाव का प्रचलन बढ़ गया इस प्रकार। तो सस्ते दाम पर उपलब्ध है और फिर रोचक भी है, तो लोग उसकी तरफ आकृष्ट हो गए और इसमें सेहत पूरी चली गई। तो हमें फिर से अगर कर्म सामर्थ्य प्राप्त करना है तो व्यायाम होना चाहिए। मिलिट्री में किया जाता है, बहुत रिगरस व्यायाम किया जाता है। उतना अच्छा खाना भी देते हैं, ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी, लेकिन बहुत ही रिगरस व्यायाम होता है, 3 3 4 4 घंटे तक व्यायाम होता है और तभी ये हमारे देश की रक्षा कर पाते हैं। हिमालय में अति कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो व्यायाम के बगैर होगा ही नहीं इस प्रकार का। सत्तू भी खाते थे, ओके। तो देखना चाहिए पारंपरिक आहार की तरफ। हमें फिर से मुड़ना है, ये अच्छा रहेगा। धैर्यम, स्थिरत्व जो है वो व्यायाम से इस प्रकार से प्राप्त होगा। और जो एक दूसरे के विरोधी इस प्रकार के भाव है, शीतोष्ण, वात वर्षक, क्षुत पिपासा वगैरह वगैरह, इन सभी को सहने की क्षमता व्यायाम से प्राप्त होती है। दुख सहिष्णुता, ये भी अजीब बात है कि दुखों को सहन करने की क्षमता। सावरकर का जो दुगनी जन्मठ है इस प्रकार की हुई, 50 बरस की इस प्रकार की, और काले पानी पे भेजा गया। तो जिन हालों को उन्हें झेलना पड़ा, जिन पीड़ाओं को उन्हें झेलना पड़ा, तो कोई अभी आदमी टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इस प्रकार के सभी कैदी थे, सभी देशभक्त थे, और उन्होंने ये सब सहन कर लिया। ये मन की ताकत नहीं है तो ये सहन नहीं कर पाएंगे। शरीर की ताकत एक अलग रहेगी, लेकिन मन की ताकत है तभी सहन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं सहन कर पाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे उसके साथ। तो उतना ही नहीं, सावरकर ने वहां पे महाकाव्य लिखा जेल में। इस प्रकार मराठी में कमला नाम का उनका महाकाव्य प्रख्यात है। तो अच्छा सोर्स हो सकता है क्या? हो सकता है। अभी मैं मान रहा हूँ कि ये ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज बढ़ रहा है, तो उसके लिए सबसे एक अच्छा पर्याय यव इस प्रकार, और नित्य सेवनीय है। तो अपतर्पण करने के हेतु ये अच्छा है इस प्रकार से। फिर बात यह है कि किसी एक ही वहम से नहीं चलना है, सर्वांगीण विचार कभी भी छोड़ना नहीं है। केवल अपतर्पण करते रहेंगे ऐसे भी बात नहीं है, संतर्पण की भी जरूरत होती है इस प्रकार। तो किसी एक विम में मत जाइए, जो भी करना है सोच समझ कर सभी दृष्टि से विचार करके ही करना है, तो ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। नहीं तो आगे उससे जो प्रॉब्लम्स खड़े होंगे उसके लिए और कुछ ढूंढना है वगैरह वगैरह, इस प्रकार के विचार करने पड़ेंगे। तो मैं मानता हूँ कि ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है। सोमवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह शल्यतंत्र प्रधान, शिष्येभ्य शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्।
विरम्यते व्याख्यानं व्यापारात् परश्वः सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।